हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने कक्षा 9 के विज्ञान के लेसन 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन किया था। पदार्थ क्या होता है, उसकी भौतिक प्रकृति क्या है, उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है पदार्थ का और किसके प्रभाव के कारण होता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो अवस्था परिवर्तन होता क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे कि जो आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस, इनका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यह किस प्रकार होता है, यह ताप में परिवर्तन के कारण या फिर दाब के परिवर्तन के कारण होता है। तो 2 इफेक्ट्स यहां पे हम पढ़ेंगे, एक तो ताप परिवर्तन से अवस्था परिवर्तन होता है और दूसरा दाब की वजह से होता है। तो अवस्था परिवर्तन का मतलब है कि 2 प्रकार से होता है। अवस्था परिवर्तन पदार्थ का जो होता है तो 2 वजह से, एक तो ताप के प्रभाव से और दूसरा दाब के प्रभाव से। ताप के प्रभाव से और दाब के प्रभाव से पहले हम अध्ययन करेंगे कि ताप के प्रभाव से किस प्रकार अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब हम पानी से समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे हमारे पास मान लीजिए बर्फ था, बर्फ से जल और जल से फिर जल वाष्प, 3 अवस्थाएं हो गई। जल जो है उसकी ठोस अवस्था क्या है, बर्फ है, और उसकी गैस अवस्था क्या है, जल वाष्प है। इसको यदि हम गर्म कर दें, यदि इसको हम गर्म कर दें तो क्या होगा, बर्फ से हमारा जल बन जाएगा गर्म करने पे। और यदि हम इसको फिर गर्म कर दें, यानी कि ताप का प्रभाव, यानी ताप परिवर्तन करके हम बर्फ से जल में और जल को जल वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसी प्रकार यदि हम ये जो प्रक्रिया है, जैसे ठोस, ये कैसा है, ये कैसा है, ठोस है, ठोस, और ये क्या है, द्रव, और ये गैस है। तो अब यदि जलवाष्प से हमको फिर से जल बनाना है तो इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस कर दें, यानी ठंडा कर देंगे जलवाष्प को, तो फिर से ये जल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि जल को हम और ठंडा कर दें रेफ्रिजरेटर में तो क्या हो जाएगा, हमारा बर्फ बन जाएगा। यानी कि यहां पे हम ताप के प्रभाव से अवस्था परिवर्तन देख रहे हैं कि गैस ठोस से द्रव में जाना है तो गर्म करेंगे, द्रव से गैस में जाना है तो फिर से गर्म करेंगे, उल्टा आना है जलवाष्प से जल तो ठंडा करेंगे, और फिर द्रव से हमको ठोस में आना है तो भी हम ठंडा करेंगे। तो इस प्रकार ये हमने समझा कि कैसे ताप के प्रभाव से अवस्था परिवर्तन होता है। दाब के प्रभाव में क्या है, दाब के प्रभाव में हम गैसों को, ये मुख्य रूप से गैस के लिए यूज किया जाता है, गैसों को एक सिलेंडर में बंद करके ऊपर पिस्टन से दबाते जाते हैं और उनका टेम्परेचर भी डाउन करते हैं, तो वो जो गैसें हैं वो द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें जो लिक्विड भरा रहता है वो एक गैस है, उसको हाई प्रेशर के साथ बंद किया जाता है उसमें, इसलिए वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले हम जानेंगे ताप के प्रभाव से अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। उसके अलग अलग है, जैसे यहां पर हमने पढ़ा है बर्फ से जल, तो एक हम ट्रायंगल के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारी 3 अवस्थाएं हैं, कि एक है ठोस, एक है हमारी द्रव, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, और एक अवस्था हमारी है गैस।
इनको आपस में इंटरचेंज होना है। तो देखिए किन प्रोसेस के द्वारा ये परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले ये जो मान लीजिए हमको ठोस से द्रव की ओर जाना है, तो अभी हमने बताया ठोस से द्रव की ओर जाते हैं तो जो प्रोसेस हमारी यानी टेम्परेचर बढ़ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये हमारी कहलाती है गलन। द्रव से गैस में जाना है, यदि हमको द्रव से गैस में परिवर्तित करना है तो और हम उसको गर्म करते हैं और इसको हम कहते हैं वाष्पन। इस प्रोसेस को हम वाष्पन कहते हैं। और गैस से द्रव में आना है तो गैस से फिर द्रव में हमको आना है तो इसको ठंडा करना पड़ रहा है। और सॉरी, गैस से ठोस से गैस, उल्टा हो गया। ठोस से डायरेक्ट भी गैस में हम जा सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कहलाते हैं, ये प्रोसेस हमारी कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ये कुछ ही पदार्थों में ऐसा होता है कि डायरेक्ट हम ठोस से, वैसे तो हमारा यही प्रोसेस है कि द्रव और द्रव से गैस, लेकिन डायरेक्ट भी कुछ पदार्थ गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी जानेंगे। अब इनका रिवर्स प्रोसेस देखते हैं कि कैसे। अब मान लीजिए ये इधर से हमको द्रव से गैस आना है, द्रव से ठोस आना है, तो इसको हम फ्रिज में, जैसे पानी को फ्रीजर में रख दिया तो गैस ठोस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसको हम कहते हैं हिमीकरण, फ्रीजिंग। ये क्या कहलाता है, हिमीकरण। अब द्रव से गैस वाष्पन था, तो गैस से द्रव आना है, कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, संघनन। ये प्रोसेस हमारा संघनन कहलाएगा। ठोस से गैस और गैस से ठोस से भी हमको आना है तो उसको हम कहते हैं निक्षेपण। तो मुख्य रूप से जो हमारी प्रोसेसेस हैं वो टोटल 6 प्रोसेस हो गई कि जिनके द्वारा हम ताप परिवर्तन करके अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस या फिर ठोस से सीधे गैस में। तो गलन, हिमीकरण, वाष्पन, संघनन, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, इन सारी प्रोसेसेस को ही आज हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं आगे। जो हमारी प्रोसेसेस थी उनको एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहली जो हमारी प्रोसेस थी गलन। गलन तथा एक और चीज समझनी है यहाँ पे, गलनांक। गलन तथा गलनांक, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट, एमपी। सीधा मतलब है कि कोई भी ठोस पदार्थ है यदि उसको हम गर्म करते हैं, लगातार गर्म करते रहते हैं तो जो उसकी जो बॉन्डिंग है अणुओं के बीच वो वीक होने लगती है, उनका जो गति है, वाइब्रेशन गति, वो बढ़ने लगती है। धीरे 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 एक ऐसे टेम्परेचर आ जाता है कि वो बॉन्ड आपस में टूट जाते हैं। जो जिन बॉन्डिंग के द्वारा कण यानी पदार्थ के अणु बंधे हुए थे वो टूट जाते हैं और सारे कण फ्रीली मोशन करने लगते हैं जैसे लिक्विड। तो इस प्रक्रिया को यानी कि ठोस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। तो गलन का मतलब हो गया ठोस से द्रव में बदलना। ये क्या है, गलन। और निश्चित ताप, यह क्रिया एक निश्चित ताप पे, जैसे आप लोहा है, लोहे का टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो एक निश्चित ताप पहुंचने पर वो रुक जाएगा, यानी कि उसका ताप स्थिर हो जाएगा और फिर अवस्था परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। तो अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पे होता है, फिक्स्ड ताप पे। तो जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है, यानी कि जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, गलनांक।
जैसे बर्फ है, मान लीजिए उसका 0 से नीचे टेम्परेचर है, तो पहले उसको गर्म करेंगे तो पहले वो 0 तक आएगा। और बर्फ का जो गलनांक होता है, ये लिख लीजिए इसको, बर्फ का जो गलनांक है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगता है, वो पिघलने लगता है। उसका तब तक ताप नहीं बढ़ेगा जब तक वो पूरा पिघल नहीं जाता। इस निश्चित ताप पे ही ये गलन की क्रिया होती है, इसको हम कहते हैं गलनांक। अब उस निश्चित ताप पर, यानी एक बार ताप फिक्स्ड हो गया तो जो हम उष्मा उसको देते रहते हैं अवस्था परिवर्तन के लिए, वो उष्मा हमको उसका प्रभाव नहीं दिखता है। वैसे तो हम उष्मा देंगे तो ताप बढ़ता रहता है ठोस पदार्थ का, लेकिन जिस दरमियान आपकी जो गलन की प्रक्रिया होती है वो ताप स्थिर रहता है, तो जो उष्मा देते हो वो अवस्था परिवर्तन में इस्तेमाल होती है, और उस उष्मा को हम कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा, ये क्या है? अवस्था परिवर्तन के लिए बस आवश्यक उष्मा। मान लीजिए 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा जो होगी वो कहलाएगी गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का मतलब गुप्त शब्द इसीलिए है क्योंकि इसका प्रभाव डायरेक्टली हमको नहीं दिखाई पड़ता है, यानी कि अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा, आवश्यक उष्मा वही गुप्त उष्मा कहलाती है। गुप्त का मतलब यहां पे ये है कि इसका डायरेक्ट प्रभाव हमको दिखाई नहीं पड़ता है पदार्थ में, और वो कहलाती है हमारी गलन की गुप्त उष्मा। यानी कि कोई भी पदार्थ है उसको पिघलने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत है 1 किलोग्राम, वही उसकी कहलाती है गलन की गुप्त उष्मा। दूसरा इसके बाद देखेंगे जो हमने पढ़ा था वाष्पन। वाष्पन को हम क्वथन भी कहते हैं, दूसरा एक इसका और नाम है क्वथन तथा क्वथनांक। इसको हम कहते हैं बॉइलिंग, या इसको हम दूसरा एक और नाम है इसका वाष्पन भी कहते हैं, वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं इसको, वाष्पन। इसको कहते हैं बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी वही चीज है। क्वथन का मतलब क्या है कि द्रव से गैस, द्रव से गैस में बदलना। द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाएगा? क्वथन। या इसको हम वाष्पन भी कह सकते हैं, वाष्पीकरण इसको कहेंगे तो ज्यादा ठीक है। वाष्पन दूसरा हो जाता है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन इंग्लिश में याद रखिए। इसमें क्या होता है कि जैसे ठोस गर्म करने पे द्रव में बदल गया, अब द्रव से हमको गैस में बदलना है तो फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा। एक बार पूरा ठोस द्रव में बदल जाता है तो फिर से उसका फिर ताप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जैसे पानी, बर्फ जो है वो पूरा हमारा उसमें बदल गया 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में, अब पानी का ताप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ताप तब तक बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि पूरे द्रव का ताप 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है। और जैसे उसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यानी ताप बढ़ने पे, तो वो गैस अवस्था में परिवर्तन उसका शुरू हो जाता है। इसमें एक प्रोसेस क्या होती है जो अणुगति सिद्धांत है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि पानी के कण लगातार गति तो करते रहते हैं, लेकिन जैसे ये हमारा मान लीजिए टब में पानी है तो इसके कण लगातार गति करते रहते हैं। पहले इसका ताप बढ़ा, 10 हुआ, 20, 30, 40, 50, 60। एक बार जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, तो फिर इन कणों की गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती है कि ये बाहर जाने लगते हैं, यानी कि इसकी सतह को छोड़कर ये वायुमंडल में जाने लगते हैं कण, और द्रव तेजी से इसमें संवहन धाराएं चलने लगती हैं और नीचे से कण आकर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगते हैं।
इस प्रोसेस को ही हम क्वथन कहते हैं, क्वथन या वाष्पीकरण। ये भी एक निश्चित ताप पर होता है। जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है, यदि यहाँ पे हमारा पानी है तो ये भी निश्चित ताप पर होता है। इसका जो निश्चित ताप है उसको हम कहते हैं क्वथनांक। हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। नेक्स्ट प्रोसेस है हिमीकरण तथा हिमांक। हिमीकरण अब रिवर्स प्रोसेस है, यानी फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी को फिर से ठोस में बदलना है तो क्या करेंगे? बर्फ, उसमें पानी को हम फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर गिरने लगा, गिरते 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 मान लीजिए उसका 40 था टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, धीरे 40 से 30, 20, 10, 5, 0 जब पहुंच जाएगा, क्योंकि 0 पे ही मेल्टिंग पॉइंट इसका था, तो 0 पे ही इसका हिमांक भी होगा। तो होगा क्या? इसका द्रव से ठोस में परिवर्तन, द्रव से ठोस में बदलना। द्रव से ठोस में बदलना जो है ये कहलाता है हिमीकरण। हिम का मतलब बर्फ से ही है, तो वहां से आप याद रख सकते हैं। जमना भी कह देते हैं। और निश्चित ताप पे ये प्रक्रिया होती है, लगभग या उसी की इक्वल रहता है। ये निश्चित ताप पे जब क्रिया होती है उसको हम कहते हैं हिमांक। जितने पे कोई भी चीज गलती है, पिघलती है, उतने पे ही वो जमती भी है। तो ये उसका ताप, निश्चित ताप जिस पे ये क्रिया होगी वो कहलाएगी हमारी हिमांक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मिस हो गई। ये जैसे गलन की गुप्त उष्मा थी, वैसे यहाँ पर समझ लेना इसको, वाष्पन की भी गुप्त उष्मा होती है, क्योंकि यहाँ पे भी अवस्था परिवर्तन हो रहा। जब भी हम ताप बढ़ाते हैं तो उष्मा हमको देनी पड़ती है अवस्था परिवर्तन के लिए, लेकिन जब ताप गिरता है तो वो पदार्थ इस उष्मा को देता है। जितनी गुप्त उष्मा उसको हमने दी थी अवस्था परिवर्तन में, उतनी ही उष्मा वो वापस से हमको रिलीज करता है परिवर्तन होने के लिए। तो वाष्पन की गुप्त उष्मा, यानी एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का टेम्परेचर हो गया तो वो तब तक उबलता रहेगा जब तक कि सारा द्रव गैस में परिवर्तित नहीं हो जाता है। तो वाष्पन की जो गुप्त उष्मा है ये है अवस्था परिवर्तन के लिए, यानी जितनी उसका पानी है जब तक वो गैस में परिवर्तित नहीं हो जाएगा तो वो कहलाएगी वाष्पन की गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा वही, यानी कि इसका डायरेक्टली प्रभाव नहीं हमको दिखेगा, क्योंकि ये इसका प्रयोग अवस्था परिवर्तन के लिए होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनको हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। इन सारी प्रोसेसेस को एक ग्राफ हम बनाते हैं, देखिए कैसे। एक तरफ हम कहते हैं ताप में वृद्धि, और एक तरफ उस प्रोसेस को देखेंगे। तो पहले मान लीजिए क्या हमको करना है, कोई भी ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है तो वो 0 होगा, उसका मान लीजिए टेम्परेचर, जो भी उसका टेम्परेचर है उसको हम पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे जब पहुंच जाता है जहां पे जिसको हम कहते हैं गलनांक, एक बार वो इस टेम्परेचर पे पहुंच गया तो फिर इसका क्या होने लगता है, अब यहाँ पे ताप नहीं बढ़ेगा। ताप बढ़ता तो ये आगे जाता, ताप तो बढ़ रहा है, ताप तो हम दे रहे हैं, लेकिन इसका क्या होगा, अब अवस्था परिवर्तन होने लगता है। यहाँ पे
गलनांक पे जब पहुंच जाता है, यहां पे अवस्था परिवर्तन होगा उसका। ठोस से द्रव, जब एक बार वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो फिर से उसका ताप बढ़ता है। तो दूसरी बार जब ये पहुंच जाता है क्वथनांक पे, तो फिर अवस्था परिवर्तन इसका होता है। अब की जो होगा वो होगा द्रव से गैस, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन यहां पे होता है, और जो गैस है वो फिर आगे उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो इस तरीके से इस अवस्था परिवर्तन को हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये द्रव था, ये हमारा ठोस था, ये हमारा द्रव है, और ये हमारी गैस है। तो इस तरीके से हम इसको एक ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। ऊर्ध्वपातन, अगली जो प्रोसेस थी ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। दो प्रोसेसेस हैं, ये थोड़ा सा अलग है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। यानी कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो ठोस से सीधे गैस में बदलना, ये हमारा कहलाता है ऊर्ध्वपातन। जैसे कुछ एग्जांपल्स इसके हम देखते हैं। उदाहरण में आपका आ जाएगा जैसे कपूर, आयोडीन, नौसादर। ये सारे पदार्थ ऐसे हैं कि ये ठोस से इनको जब हम गर्म करते हैं तो ये सीधे गैस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ये पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज। इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि यदि गैस से ठोस में बदलना हो, यानी कि उस गैस को यदि हमने मान लीजिए किसी बर्तन में गर्म किया और उसकी गैसेस जो थी वो ठंडे कर ली हमने किसी दूसरे बर्तन में, तो गैस से ठोस में बदलना, ये कहलाता है हमारा निक्षेपण। मतलब इसी का जो है रिवर्स प्रोसेस है निक्षेपण। निक्षेपण, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो प्रोसेस है वाष्पन। यहां पे वाष्पन और वहां पे जो वाष्पीकरण पढ़ा था, इन दोनों में अंतर है। वो एक फिक्स्ड ताप पे क्रिया होती है, उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं, और ये है एवापोरेशन। ये क्या होती है, ये हर ताप पे होती रहती है, यानी प्रत्येक ताप पर द्रव जो है वो गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक ताप पर क्वथनांक के नीचे या प्रत्येक ताप पर द्रव से गैस में बदलना, ये कहलाता है आपका वाष्पन। यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे अपने पानी कहीं पे भरा हुआ था, कुछ दिनों तक भरा रहता है, अपने आप सूख जाता है, या अपने कपड़े धोए और आपने ऐसे डाल दिए कहीं भी तो सूख जाते हैं।
क्या उनको कोई गर्म करता है? नहीं, वो अपने आप स्वतः सूख जाते हैं। तो एक स्वतः प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलती रहती है। समुद्र से पानी वाष्पन के द्वारा ऊपर वायुमंडल में जाता है, तो ये अपने आप प्रक्रिया होती रहती है और इस प्रक्रिया को ही हम वाष्पन कहते हैं। इसमें कुछ चीजें यहाँ पे समझें कि इसको प्रभावित करने वाले कारक है कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कब ज्यादा और कब कम होती है, प्रभावित करने वाले कारक। तो 4 कारक हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले आता है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल, जैसे आप चाय एक कप में रखी है तो देर में ठंडी होगी, प्लेट में डाल दे तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, यानी इसका वाष्पन तेज हो जाता है। या फिर पानी रखा है तो गिलास में पानी रखा 100 ml और 100 ml पानी आपने प्लेट में रख दिया, तो जो प्लेट का पानी है वो जल्दी वाष्पित हो जाएगा और वो कम। क्यों? क्योंकि जो गिलास है वो क्या है, उसका सतही क्षेत्रफल यानी ये कम है और प्लेट जो है वो उसका सतही क्षेत्रफल ये ज्यादा है, तो इसका एरिया ज्यादा है, इसका कम, इसलिए इसमें ज्यादा वाष्पन होगा। दूसरा, जिसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा उसमें वाष्पन ज्यादा होगा। दूसरा आता है तापमान, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में देर में सूखते हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज्यादा है तो वाष्पन तेजी से होता है। और नंबर 3 आता है हवा, वायु की गति। वायु की गति यानी यदि हवा चल रही है, बाहर आप कपड़े डालेंगे देर में सूखेंगे, पंखे में डाल देंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। और नंबर 4 है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है जलवाष्प में जो नमी है, यानी कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, वायुमंडल की जलवाष्प। आर्द्रता यदि ज्यादा है तो वाष्पन कम होगा। जैसे बरसात का जो सीजन होता है, खूब बारिश होती है तो वायुमंडल में नमी बढ़ जाती है, तो उस समय वाष्पन बहुत स्लो हो जाता है। कहीं भी आप जैसे बिस्किट थोड़ी देर के लिए रख दें तो तुरंत ही गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल से नमी को सोख लेता है, उस समय नमी बहुत ज्यादा है तो वाष्पन कम हो जाता है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन कम और आर्द्रता कम है तो वाष्पन अधिक होगा। ठीक है, ये तो सारे जो चीजें थी ये थी टेम्परेचर के प्रभाव से अवस्था परिवर्तन। अब हम समझेंगे दाब के द्वारा कैसे अवस्था परिवर्तन होता है, दाब के द्वारा कैसे हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, इनको देख लेते हैं। दाब के प्रभाव से, इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन मतलब जिसको हम ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, और इसमें हमने गैस भरी हुई है, हमारे पास ऐसे गैस भरी हुई है, ये गैस है और ये हमारा पिस्टन है। तो हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को नीचे की ओर दबाते हैं, नीचे की ओर इसको बल लगाकर दबाते हैं, तो क्या होगा, गैसें हमारी बहुत ही ज्यादा संपीड़ित होती हैं तो वो दबती चली जाएंगी। पिस्टन हमारा इतना आगे चला गया, गैसें हमारी और ज्यादा पास पास हो गई, जो दूर दूर थी वो पास पास हो गई। हमने इसको नीचे की ओर दबाया, फिर हमने क्या किया, इसको और दबाया, और हम दबाते हैं और थोड़ा सा इसका टेम्परेचर भी डाउन करते, ठंडा भी करते जाते हैं। उससे क्या होता है, शीघ्रता से हो जाता है। अब हमने और ज्यादा पिस्टन को दबा दिया, तो गैसें जो थी यहां पर, ये गैसें हो गई। अभी तक यहां तक तो गैस थी, लेकिन जब इतना ज्यादा हमने उसको प्रेशराइज कर दिया तब ये किसमें कन्वर्ट हो गई, द्रव में। जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है घरों में, उसको यदि आप खिलाएंगे तो देखेंगे उसके अंदर द्रव होता है। तो दाब के द्वारा भी हम अवस्था परिवर्तन इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, और दाब हटा करके, जैसे एक एग्जांपल होता है, आपने देखा होगा, जो
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको प्रेशराइज्ड उसमें रखा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बहुत प्रयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है ड्राई आइस भी इसको कहते हैं, शुष्क बर्फ। इसको हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। जीके में भी पूछा जाता है ड्राई आइस। इसको हम प्रेशराइज्ड करके रखते हैं। जैसे इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या होता है, इसका प्रेशर कम होता है और ये वाष्पित होने लगती है। तो इसमें भी वही चीज है, जैसे हम इसका नोजल खोलते हैं सिलेंडर में तो उसमें से गैस निकलती है, लिक्विड नहीं निकलता है। तो प्रेशर कम करेंगे फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा दिया तो वो कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तापमान की इकाई, इस पे एक दो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। तापमान की इकाई 3 होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो साइंस में यूज होती है, यानी एसआई यूनिट है केल्विन। केल्विन को हम के से लिखते हैं। इस पे ध्यान रखना, इस पे डिग्री का सिंबल नहीं लगता है। एसआई मात्रक जो ताप का है वो है केल्विन। यदि सेल्सियस में हमको वैल्यूज दी गई है तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हमको निकालनी है तो सी में हम 273 जोड़ देंगे। जैसे रूम टेम्परेचर है, मान लीजिए सेल्सियस में हमको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो के हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, के बराबर हम कर देंगे 27 प्लस 273, यानी कि कितना आ जाएगा 300 केल्विन। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। उल्टा हो तो रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें ये 300 केल्विन दिया गया है तो C बराबर हम लिख सकते हैं K माइनस 273, यानी कि केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस निकालना है तो 273 घटा देंगे, और सेल्सियस दिया गया है और केल्विन निकालना है तो 273 उसमें जोड़ देंगे। दूसरा एक और होता है इसमें फ़ारेनहाइट। इसका हालांकि सिलेबस में जिक्र नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि जो हम बुखार वगैरह नापते हैं वो इसी फ़ारेनहाइट पे नापा जाता है। केल्विन और सेल्सियस ये टेम्परेचर बनते कैसे, इनका कैसे वैल्यू लिया जाता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ये 2 पॉइंट्स होते हैं। एक कुछ होता है जहां पे हमारा बर्फ पिघलता है, बर्फ हमारी जो पिघलती है वो कहां पिघलती है, उसको हम एक मार्क कर लेते हैं। और दूसरा हम मार्क कर लेते हैं जब जल उबलता है, उसको मार्क कर लेते हैं। और इनके बीच की गैपिंग को हम 100 भागों में अलग अलग ऐसे बांट देते हैं। तो जो सेल्सियस है वो 0 डिग्री सेल्सियस और इसको 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और केल्विन में क्या है, इसको हम 273 के और इसको हम 373 के कहते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं बर्फ पिघलते बर्फ और उबलते जल के बीच के थर्मोमीटर रख के हम मार्किंग कर लेते हैं। ये निचला मार्क हो गया, ये ऊपरी मार्क हो, इसको हम पॉइंट कर लेते हैं, 100 पार्ट में डिवाइड कर लेते, तो ये हमारा पैमाना बन जाता है। फ़ारेनहाइट क्या है, फ़ारेनहाइट का डायरेक्ट रिलेशन याद कर लीजिए। ये होता है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। आया नहीं एग्जाम में क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। फ़ारेनहाइट सेल्सियस दिया गया है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, आज इतने रखते हैं और इसकी एक्सरसाइज बात करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।